दोस्तों हाल ही में मैंने नो वे आउट नाम की एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी देखी है जो कि 2023 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है नितिन देविदास जी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 6 आउट ऑफ 10। आपको ये फिल्म प्राइम वीडियो पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही साउथ की जबरदस्त मूवी लेकर आते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। मूवी की शुरुआत होती है डेविड नाम के एक बंदे से। वो अपने घर में सिगरेट पी रहा होता है और तभी उसे उसके दोस्त रवि का कॉल आता है। रवि उसके ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है कि कमीने, या तो मेरे जल्द से जल्द पैसे लौटा दे या फिर मेरा फोन वक्त पर उठा कर। डेविड कहता है कि अरे यार वो फोन मेरे पास नहीं था। लेकिन रवि कहता है कि तू चुप हो जा, तुम्हें पैसे देने की वजह से मुझे दूसरों के पास पैसे के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। अगले महीने मेरी शादी है और मेरे सारे लाखों रुपए तुम्हारे पास है। मेरी जिंदगी बर्बाद मत कर, मुझे जल्द से जल्द पैसे लौटा दे। अब डेविड उससे और थोड़ा टाइम मांगने लगता है, लेकिन यहाँ पर रवि अब कुछ भी सुनने के हालत में नहीं था। उसे उसने दिए हुए पैसों की अर्जेंट जरूरत थी, इसलिए वो डेविड से कहता है कि तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती क्या, जो मुझसे और थोड़ा टाइम मांग रहा है। कुछ दिन पहले भी तुमने यही कहा था, लेकिन आज तक तुमने मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। तो अब यहाँ पर डेविड भी उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है, कहता है कि यार तुम मुझसे ऐसे क्यों बातें कर रहा है, मैं तुम्हारे पैसे लेकर भाग थोड़ी रहा हूँ। मैंने कहा ना मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा, और मुझे क्या पता था कि कोविड आने की वजह से बिजनेस में इतने सारे पैसे अटक जाएंगे। तो रवि कहता है कि वो सब कुछ मैं कुछ नहीं जानता, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें इतने सारे पैसे बिजनेस में लगाने ही नहीं चाहिए थे। तू तो अपनी पत्नी और घर वालों का ख्याल रखने के भी लायक नहीं है। डेविड उसे कहता है कि ये तू क्या बोल रहा है, तुम्हें पता भी है ना, ऐसी बातें मत कर यार। मैं पहले ही बहुत ज्यादा हताश हो चुका हूँ और तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर मुझे खुदकुशी करने का मन कर रहा है। तो रवि कहता है कि मर जाना, तुम्हारे मरने से किसी को भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे नहीं लगता कि तू मेरे पैसे लौटा पाएगा, इससे अच्छा है कि तू मर ही जा। मैं ये सोचकर खुश हो जाऊंगा कि तू मर गया, इसलिए मेरे पैसे नहीं लौटा पाया। कमी ने कहे कि तू मर जाएगा, यही अच्छी बात होगी। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके बाद हमें कुछ घंटे पहले क्या हुआ था ये दिखाया जाता है। आज 10:10 पर डेविड अपने घर के हॉल में बैठा होता है और तभी उसकी पत्नी सुजू का उसे कॉल आता है। वो प्रेग्नेंट होने की वजह से अपने सास के घर पर रहने के लिए गई होती है। तो यहाँ पर पहले उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा बच्चे की डिलीवरी कभी भी हो सकती है, तुम्हें फिलहाल सुजू के साथ होना चाहिए और वो भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही है, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। और हाँ, आते वक्त कार्ड लेकर आना, क्योंकि वो डॉक्टर लोग कैश से पैसे नहीं लेंगे, कोविड चल रहा है ना इसीलिए। उसके बाद डेविड की पत्नी सुजू बोलती है कि तुम यहाँ पर कब आ रहे हो, क्या तुम अपने बच्चे का मुंह भी देखना चाहते हो या नहीं। डेविड कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी वहां पर आ जाऊंगा, मुझे आज रवि का पेमेंट भी करना है, उसने अभी तक शादी की शॉपिंग भी नहीं की है। फिर उसकी पत्नी उससे पूछती है कि क्या रेजिमोन ने तुम्हें कॉल किया। डेविड कहता है कि हाँ, उसने मुझे कॉल किया था। वो कह रहा था कि आज बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो सारे पैसे मेरे बैंक अकाउंट में भेज देगा। मैं भगवान से बस यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो पैसे भेज दे। हमारा इस बिजनेस में प्रॉफिट ही हुआ होगा तो ठीक है, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। सब कुछ बर्बाद होने के कगार पर आ चुका है। इतने में ही उसे रवि का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि अबे साले, अभी तक तूने पैसे नहीं भेजे। मैं शॉपिंग मॉल और ज्वेलरी शॉप पर जा रहा हूँ, वहां तक पहुंचने से पहले मेरे अकाउंट पर सारे पैसे आने चाहिए। डेविड उससे कहता है कि अरे यार तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहा है, मुझे पैसे मिलते ही मैं तुम्हारे पैसे भेज दूंगा। रवि कहता है कि मैं तुझसे ऐसे बात क्यों कर रहा हूँ, 4 महीने हो चुके हैं तूने मुझसे 40 लाख रुपए लिए हुए, लेकिन अभी तक मेरा एक भी पैसा नहीं लौटाया, तो मैं तुमसे कैसे बात करूंगा। वो सब कुछ मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे मेरे पैसे भेज दे। उसके बाद फिर से डेविड को उसकी पत्नी का कॉल आता है। वो उसे कहती है कि अगर पैसे नहीं मिले तो हम हमारे बच्चे को लेकर कहाँ जाएंगे, हमारा घर भी नीलाम होने वाला है, बताओ तुम आगे क्या करोगे, कुछ तो कहो, नहीं तो मुझे अपने पापा को कॉल करना होगा। मुझे अब ऐसी घबराहट भरी जिंदगी नहीं जीनी, मुझे शांति चाहिए। और वो सब कुछ छोड़ो, जब से मैं यहाँ पर माँ के पास रहने के लिए आई हूँ तब से तुम मुझे एक बार भी देखने के लिए नहीं आए, लगता है तुम्हें हमारी फिक्र ही नहीं है। ऐसा कहकर वो गुस्से में कॉल कट कर देती है। उसके बाद डेविड रेजिमोन को कॉल करने लगता है। अब कोविड का समय था, इसलिए फोन पर पहले कोविड के दौरान किस चीज की सावधानी रखी जाए उसके बारे में इंस्ट्रक्शन बताए जाते हैं, और उसे सुनकर डेविड बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा होता है। उसके बाद रिंग होने लगती है, लेकिन रेजिमोन का फोन बिजी बताने लगता है। ये देखकर डेविड बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो समझ लेता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। वो अपने बेडरूम में जाता है और फुट फुट कर रोने लगता है, अपना माथा पीटने लगता है और सोचने लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया। उसके बाद वो पागलों जैसी हरकतें करने लगता है, अपने घर में इधर उधर घूमने लगता है। हम देखते हैं कि वो किसी चीज को ढूंढने लगता है और तभी उसे वहां पर उसके और उसकी पत्नी की फोटो दिखाई देती है। उसे देखने के बाद कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहां पर हम देखते हैं कि डेविड और सुजी की नई नई शादी हुई थी। उन लोगों ने भागकर शादी की थी, इसलिए उनकी शादी पर उनके परिवार से कोई भी शामिल नहीं हुआ था। उन लोगों के दोस्तों ने उन्हें सपोर्ट किया था। उसी तरह से अब उनकी शादी बहुत ही खुशहाल तरीके से चलने लगती है और ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं। अब कुछ ही समय के बाद डेविड की पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर डेविड फिर से कुछ सामान ढूंढने लगता है, जैसे कुछ साड़ी वगैरह। फिर एक ड्रॉवर में उसे टायर अप मिलता है
जिसका इस्तेमाल किसी भी चीज को बांधकर टाइट करने के लिए किया जाता है। अब वो यहीं पर नहीं रुकता, वो किचन में जाकर फिर से कुछ ढूंढने लगता है, सारा सामान इधर उधर फेंकने लगता है। लेकिन वहां पर उसे जो चाहिए था वो नहीं मिलता। वो घर के पिछले हिस्से में जाता है तो वहां पर उसे रस्सी दिखाई देती है जिस पर कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए गए थे। वो किचन से एक चाकू लाता है और उस रस्सी को काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो रस्सी बहुत ज्यादा हार्ड होने की वजह से कट नहीं हो रही थी। इसीलिए वो लाइटर से उस रस्सी को जलाकर निकाल लेता है और वहां से कुर्सी को कमरे के अंदर ले जाने लगता है। उसी कुर्सी को दिखाते हुए फिर से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और यहाँ पर जो डेविड जिस रेजिमेंट को बार बार कॉल कर रहा होता है ना, वो कुछ महीने पहले डेविड के घर पर उसे मिलने के लिए आया था। ये दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त होते हैं और डेविड की शादी में ना आने की वजह से वो यहाँ पर उनसे मिलने के लिए आया होता है। तभी वहां पर सूजी आती है और रेजिमेंट से उसके हालात के बारे में पूछती है। रेजिमेंट बताता है कि मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ और ये लो मेरी तरफ से आपको गिफ्ट। अब सूजी उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करती है और उनके लिए चाय बनाने के लिए अंदर जाती है। इतने में ही रेजिमेंट डेविड से कहता है कि बताओ डेविड, अभी फिलहाल क्या चल रहा है। डेविड कहता है कि पिछले ही हफ्ते हमारी कंपनी वालों ने मेरे जैसे आधे एम्प्लॉयज को कंपनी से निकाल दिया, इसीलिए अब मैं कोई नए काम की तलाश में हूँ। तो रेजिमोन उसे कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग का बिजनेस आइडिया है, हमें बस इसमें कुछ टाइम के लिए पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। लगभग ये बिजनेस लॉजिस्टिक जैसा ही है। मोबाइल और उसके एक्सेसरीज डिवाइस में हम डील करेंगे। हम ये सारा सब कुछ माल चाइना से बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे और इंडिया के होलसेलर को रातों रात हम ये माल बेच देंगे। अगर हम ज्यादा से ज्यादा माल इंपोर्ट करते हैं तो 3 महीने के अंदर ही हमारा प्रॉफिट डबल हो जाएगा। तो फिर डेविड उससे पूछता है कि इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी। रेजिमोन उसे कहता है कि यही के 80-90 लाख रुपए। अब इतना बड़ा अमाउंट देखकर डेविड उसे कहता है कि अबे चुप कर और निकल यहाँ से। इस वक्त मैं अपने सेविंग के सहारे जैसे तैसे जी रहा हूँ और तुम हो कि मुझे बिजनेस में 80-90 लाख रुपए लगाने के लिए कह रहे हो। रेजिमोन कहता है कि अरे यार, इसमें टेंशन की कोई भी बात नहीं है, हमें बस 3 महीने के लिए तो पैसे लगाने हैं और हमारा बंदा वहाँ पर मौजूद है। हमें पोर्ट से माल निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हमें पहले महीने में ही प्रॉफिट हो जाएगा तो उसके अगले 2 महीने में हमें डबल प्रॉफिट होगा। एक बार इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे यार, इसमें मेरा तुम्हें फुल सपोर्ट रहेगा और उसके बाद हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे सोचकर बताना, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर वो जा रहा होता है। तभी सूजी उसके लिए जूस लेकर आती है। वो जूस पी लेता है और सूजी उसे कहती है कि क्या कोई काम या फिर जॉब वगैरह कर रहे हो या फिर ऐसे ही आवारा घूम रहे हो। रेजिमोन उसे कहता है कि मैं ये जॉब वगैरह करने के लिए नहीं बना हूँ, मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहता हूँ और आराम से लाइफ जीना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं डेविड अपने दोस्त रवि को कॉल करता है। उसे कहता है कि अरे यार, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे है। रवि उसे पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई। डेविड उसे बताता है कि वो रेजिमोन यहाँ पर आया था और उसने मुझे एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस का आइडिया बताया है। ये बात सुनकर रवि उसे कहता है कि अरे तू भी किसकी बातों में आ गया। वो रेजिमोन तो एक नंबर का फ्रॉड बंदा है। वो मेरे पास भी कुछ बिजनेस आइडिया लेकर आया था, लेकिन मैंने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। डेविड कहता है कि अरे ऐसी बात नहीं है, मैंने उसके बिजनेस को वेरीफाई कर लिया है। ये एक लॉजिस्टिक का बिजनेस है जिसमें हम चाइना से मोबाइल और उसके एक्सेसरीज को इंपोर्ट करेंगे और यहाँ के होलसेलर को बेच देंगे। रवि कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, तो तुम्हें कितने पैसे चाहिए। डेविड कहता है कि मेरे पास 40 लाख रुपए है, तू मुझे और 40 लाख रुपए दे दे तो मेरा काम बन जाएगा। अब इतने सारे पैसे सुनकर रवि तो शॉक रह जाता है। कहता है कि इतने सारे पैसे एक साथ एक ही बिजनेस में डालना बहुत बड़ा रिस्क है। मुझे तो इस बिजनेस में प्रॉफिट ना मिला तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तू मेरे पैसे 3-4 महीने के बाद वापस कर देगा तो ही मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि कुछ महीने के बाद मैं शादी करने वाला हूँ और तब मुझे पैसे लगेंगे। डेविड उसे कहता है कि तू टेंशन मत ले यार, तुझे मुझ पर भरोसा है ना, तो मुझे पैसे भेज दे, मैं 3-4 महीने के बाद तुम्हारे पूरे पैसे लौटा दूंगा। ऐसा कहकर वो फोन कट कर देता है। अब यहाँ प्रेजेंट में डेविड वो कुर्सी लेकर कमरे में आता है और एक दूसरे टेबल का सारा सामान हटाकर उसे एक जगह पर रखता है। फिर उसके ऊपर कुर्सी रखकर उस कुर्सी पर चढ़कर रस्सी को बांधने लगता है। यहाँ से सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है जब उसकी पत्नी रस्सी के ऊपर कपड़ों को सुखाने के लिए डाल रही थी। तभी वहां पर डेविड आता है और अपनी पत्नी की हेल्प करता है। अब यहाँ पर उसकी पत्नी सुजो से पूछती है कि तुम ये जो कुछ बिजनेस की बात कर रहे हो उसमें कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। डेविड उसे कहता है कि अरे यार, ज्यादा कुछ नहीं, बस 80-90 लाख रुपए। रवि ने मुझे 40 लाख रुपए दिए हैं और मेरे पास 40 लाख रुपए की सेविंग है और एक फाइनेंसर से मैंने 20 लाख रुपए लोन पर लिए है, उसका हमें इंटरेस्ट हर महीने भरना होगा। तो सूजी कहती है कि ये सब पैसे मिलाकर तो 1 करोड़ रुपए होते हैं। इतने सारे पैसे एक साथ इन्वेस्ट करना, ये सब कुछ तुम बहुत ही सोच कर रहे हो ना। डेविड कहता है कि हाँ, मैंने सब कुछ अच्छी तरीके से सोच लिया है, इस बिजनेस में हमें जरूर फायदा होगा और 3-4 महीने की तो बात है, उसके बाद हम सभी लोगों के पैसे वापस लौटा देंगे। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। लेकिन अब उसकी पत्नी सूजी को टेंशन हो जाती है, कहीं इस बिजनेस में कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि अब उनका सब कुछ दांव पर लग चुका था। अब यहाँ पर हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं और डेविड फिर से रेजुमान को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उसका फोन नहीं लगता। अब उसके पास कोई भी उम्मीद नहीं बची थी। वो उस फांसी के फंदे की तरफ देखने लगता है। उसके बाद वो मोबाइल को एक जगह पर रखता है और वीडियो बनाना शुरू करता है। वो उस टायर को अपने हाथ में लेता है और दरवाजे का इस्तेमाल करते हुए
उस टायर को अपने दोनों हाथों में डालकर उसे लॉक कर देता है ताकि उसके हाथ खुले ना और गलती से भी वो मरते हुए बच ना जाए। अपने हाथों को टाइट बांधने के बाद वो कैमरे के पास आकर बताने लगता है। कहता है कि अब मेरे जिंदगी में कुछ नहीं बचा है। मुझे पता है कि मैं रवि के पैसे नहीं लौटा पाऊंगा तो उसकी जिंदगी भी बिगड़ जाएगी, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी प्यारी पत्नी को भी अकेला ही रहना होगा और मेरे बच्चे का मुंह देखे बिना ही मैं मर रहा हूँ। मेरे जैसा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। मैं ऐसा कदम उठा रहा हूँ, इसलिए सभी लोग मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता था कि मेरे हालात इतने बिगड़ जाएंगे और सब कुछ मेरे हाथों से छूट जाएगा। जितने भी लोगों को मेरी वजह से तकलीफ हुई है मैं उनसे माफी मांगता हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ऐसा कहकर वो फूट फूट कर रोने लगता है। उसके बाद वो सीटिंग टेबल की मदद से दूसरे टेबल पर चढ़ता है और कुर्सी पर खड़े होकर उस फंदे को अपने गले में डाल देता है। उसके बाद गर्दन को हिलाते हुए रस्सी को टाइट करने लगता है ताकि वो कुर्सी को धकेल दे और गला घोटकर उसकी मौत हो जाए। अब वो 1 2 3 कहकर मरने ही वाला था कि तभी उसके फोन की रिंग बजती है। अब उसके पास आईफोन था और सुबह से उसने एयरपोर्ट अपने कान पर लगाए थे। अब वो अपनी गर्दन को हिलाते हुए उस एयरपोर्ट की मदद से कॉल को पिक कर लेता है, लेकिन गर्दन बहुत ज्यादा हिलाने की वजह से वो रस्सी बहुत ज्यादा टाइट होने लगती है। अब फोन को पिकअप करते ही दूसरी तरफ से रेजिमॉन कहता है कि अरे भाई खुश हो जा और अपने बैंक अकाउंट को चेक कर ले। हमें बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है यार। मैंने तुम्हारे अकाउंट में प्रॉफिट के सारे पैसे भेज दिए हैं। हमारी तो लॉटरी लग गई। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारा बिजनेस इतना अच्छा चलेगा। मुझे तो लगा था कि इतने सारे लोगों से पैसे लेकर कहीं बिजनेस ना चले तो फांसी लगाकर मरना ना पड़े, लेकिन अब कोई टेंशन की बात नहीं है। चल अब खुश हो जा। हेलो हेलो डेविड, मेरी बात सुन रहा है ना? अब यहाँ पर डेविड बोलना तो चाहता था लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि उस रस्सी की वजह से उसका गला कसने लगता है। लेकिन बिजनेस में प्रॉफिट होने की बात सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है कि आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया। और अब तक रेजिमन ने फोन रख दिया था, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर रस्सी बहुत ज्यादा कसने की वजह से डेविड यहाँ पर पूरी तरीके से फंस जाता है और अब यहाँ से शुरू होती है जिंदा रहने की जंग। फोन के कट हो जाने के बाद डेविड को रियलाइज होता है कि अब उसका गला और हाथ बंधे हुए हैं। उसने जिस टायर रैप से अपने हाथों को बांधा था वो उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा मजबूत होने की वजह से ताकत लगाने पर भी वो टूट नहीं पाता। उसके हाथ पर रैशेस आने लगते हैं। वो अपने आप को छुड़ाने के लिए बहुत ज्यादा हिलने लगता है और तभी हम देखते हैं कि उस टेबल का फर्नीचर ठीक न होने की वजह से वो इतना ज्यादा लोड नहीं ले पाता और उसमें से एक पहिया टूट जाता है, जिससे कि टेबल का बैलेंस बिगड़ने की वजह से डेविड के पैरों तले वो कुर्सी सरक जाती है और एकदम से उसे फांसी लगती है। उसके गले में उसे इतना दर्द होता है कि उसकी आंखें और चेहरा पूरा लाल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे खुद को संभालते हुए उस कुर्सी को अपनी तरफ खींचता है और टेबल और कुर्सी को गिरने नहीं देता। पैरों का इस्तेमाल करते हुए उसे टिका कर रखता है। अब हम देखते हैं कि गर्दन पर बहुत गहरे घाव होने लगते हैं। वो ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है कि वो जरा सा भी हिला और अगर वो टेबल और कुर्सी गिर गई तो उसकी मौत पक्की थी। अब यहाँ पर वो अपने हाथों को फिर से खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं था। अब धीरे धीरे डेविड बेहोश होने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजती है। उसकी पत्नी उसे कॉल कर रही थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा हिलने की वजह से उसके कान से वो एयरबड्स भी गिर गए थे, जिसकी वजह से वो फोन को पिक नहीं कर पाता। तभी हम देखते हैं कि उसके घर के बाहर एक बंदा छुपते छुपाते वहां पर आ जाता है। वो उस एरिया के एक आंटी से मिलने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन उस आंटी के घर के बाहर पुलिस गश्त लगा रही थी, इसलिए वो यहाँ पर आकर छुप जाता है। फिर ये आदमी उस आंटी को कॉल करके बताने लगता है कि तुम घर पर अकेली हो ना, मैं आ रहा हूँ। अब यहाँ पर घर के अंदर डेविड को एहसास होता है कि खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। वो हेल्प हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी क्योंकि अब उसका गला पूरी तरीके से चौकअप हो चुका था। रस्सी बहुत ज्यादा टाइट होने की वजह से वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। अब वो बाहर खड़ा बंदा शीला से कहता है कि आज रात मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, हम लोग बहुत ज्यादा मजे करेंगे। अब तभी यहाँ पर अंदर डेविड को एक आइडिया आता है और वो उस खिड़की के पास एक स्विच बोर्ड होता है, उसकी तरफ अपने पैर को करते हुए लाइट के बटन को ऑन ऑफ करने लगता है, जिससे कि बाहर खड़े आदमी को ऐसा लगे कि अंदर कुछ गड़बड़ है और वो हेल्प करने के लिए अंदर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर बटन ऑन ऑफ करते हुए डेविड को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी क्योंकि वो कुर्सी पर बैलेंस नहीं बना पा रहा था। यहाँ इस तरफ वो बंदा घर के अंदर देखता है लाइट ऑन ऑफ हो रही है, लेकिन उसे लगता है कि ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, इसलिए वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और थोड़ी देर वहां पर छुपने के बाद वो वहां से चला जाता है। और अब यहाँ पर डेविड को भी समझ में आ जाता है कि बाहर कोई नहीं है, वो आदमी वहां से जा चुका होगा, इसलिए बाहर से मदद मांगने से कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ से कहानी जाती है फिर से फ्लैशबैक में, मतलब कि कुछ घंटे पहले रात के 8:30 बजे डेविड अपने एक जान पहचान के दोस्त को कॉल करता है और उसे कहता है कि यार मैं अपना आईफोन बेचना चाहता हूँ, तुम्हारी दुकान पर बेचने से मुझे कितने पैसे मिलेंगे। इस तरह से वो अपने आईफोन का मॉडल और कितना टाइम हो गया है ये सब कुछ उसे बता देता है। अब उसका दोस्त जिसकी मोबाइल की शॉप की दुकान थी
वो उसे कहता है कि इस आईफोन के तुम्हें 30 से 40 हजार रुपए मिल जाएंगे। तो डेविड कहता है ठीक है, मुझे अभी पैसों की जरूरत है, मैं मोबाइल लेकर कल तुम्हारे शॉप पर आ जाऊंगा। उसका दोस्त कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं पैसे तैयार रखता हूँ, तो कल आ जाना। उसके बाद डेविड किचन में जाता है और तभी उसे सुजू का कॉल आता है। लेकिन यहाँ पर उसकी माँ बोल रही थी। वो उसे कहती है कि तुम्हारी पत्नी सुजू को लेबर पेन शुरू हो चुका है, हम उसे हॉस्पिटल लेकर आए हैं, इसलिए तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। डेविड कहता है कि डॉक्टर ने तो कल की डेट दी थी, तो फिर ये आज कैसे हो गया। उसकी माँ कहती है कि ये सब कुछ हमारे हाथ में थोड़ी होता है, अब बस तू यहाँ पर आ जा। पापा ने हॉस्पिटल के खर्चे के लिए कुछ पैसे भेजे हैं, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम चुपचाप यहाँ पर आ जाओ। तो डेविड कहता है कि ठीक है माँ, मैं आ जाऊंगा। उसके बाद डेविड फिर से रेजुमान को कॉल करता है, लेकिन अभी भी उसका फोन नहीं लग रहा था। लेकिन अब उसके बाद उसे रवि का कॉल आने लगता है और कॉल को उठाते ही रवि उसे गालियां देने लगता है। कहता है कि अबे कमीने, मेरे पैसे कब लौटाएगा, और अब तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। और दोस्तों ये वही सीन होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जब रवि उसे डांटते हुए अपने पैसे मांग रहा होता है। अब यहाँ से हम प्रेजेंट में आते हैं तो देखते हैं कि डेविड का गला पूरी तरीके से खून से लाल हो चुका है। वो रस्सी बहुत ज्यादा हार्ड होने की वजह से उसके गले में कट आ चुका था। अब डेविड को एहसास होता है कि उसके हाथ में एक घड़ी है। वो हल्के से उस घड़ी को निकालकर उसका जो नुकीला हिस्सा होता है उसका इस्तेमाल करते हुए वो टायर को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों इतने में ही वहां पर कहीं से एक मकड़ी आ जाती है और उसके गले के हिस्से को काट लेती है, जिससे कि डेविड को बहुत ज्यादा दर्द होता है। वो इधर उधर हिलने लगता है, अपने गर्दन से उस मकड़ी को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो मकड़ी इधर उधर घूमने लगती है। वो उसके चेहरे से लेकर होठों पर आ जाती है और डेविड उसे बचने के लिए उसे चबा लेता है। उस मकड़े को मार देने के बाद बाहर थूक देता है। यहाँ से कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर डेविड और सुजी टीवी देख रहे थे और तभी यहाँ पर मोदी सरकार अनाउंसमेंट करती है कि कल से लॉकडाउन लग जाएगा और कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। अब ये न्यूज देखने के बाद डेविड बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर उसका माल इंपोर्ट नहीं हुआ तो उसका बिजनेस तो ठप हो जाएगा और उसके पैसे भी वहीं पर अटक जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो वो बाकी के लोगों से लिए हुए पैसे कैसे लौटाएगा। यही सोचकर वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। अब यहाँ पर हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं और डेविड वहां की खिड़की को ओपन करने की कोशिश करने लगता है, जिससे कि उसका पैर बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है और तभी उसका फोन ट्राइपॉड पर लगने की वजह से उसका फोन नीचे गिर जाता है। अब इतने में डेविड को उसका दोस्त रवि कॉल करता है और वह फोन नीचे गिर गया था तो वहां पर कुछ टच होने की वजह से वो फोन पिक हो जाता है। यहाँ पर रवि उसे कहता है कि डेविड यार, मुझे माफ कर दे, मैंने तुम्हें गुस्से में बहुत कुछ कह दिया। तुम्हारी माँ का मुझे कॉल आया था, तुम्हें लड़की हुई है, अब तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हें कितना कॉल करने की कोशिश कर रहा था। वो सब कुछ छोड़ो, तुम हॉस्पिटल आ जाना, मैं भी वहां पर पहुंचता हूँ, हम लोग वहीं पर मिलेंगे। और मैंने तुम पर गुस्सा किया, वो बात दिल पर मत लेना। ऐसा कहकर वो फोन को कट कर देता है। यहाँ पर डेविड अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं कह पाता कि यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए आओ। वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था, इतनी उसकी कंडीशन बिगड़ चुकी थी। वो खुद को बहुत ही हेल्पलेस महसूस करता है, अब उसकी सचमुच में मौत हो जाएगी। इसलिए उसने जीवन में जितनी भी घटनाएं हुई थी वो उसकी आंखों के सामने घूमने लगती है। वो अपने घर वालों को, पत्नी को, दोस्तों को, सब लोगों को याद करने लगता है। लेकिन दोस्तों इतने में ही उसकी नजर साइड पर रखे हुए कबर्ड के ऊपर एक लैडर पर पड़ती है और फिर वो अपनी कुर्सी को सरकाते हुए एक पैर खिड़की में फंसा देता है और अपने दूसरे पैर से उस लाइटर को लेने की कोशिश करता है, ताकि उस लाइटर की मदद से अपने हाथ में जो टायरअप है उसे जलाकर हाथों को छुड़ा सके। लेकिन दोस्तों इसी चक्कर में वो टेबल और कुर्सी नीचे गिर जाते हैं और अब पैर के नीचे कुछ भी न होने की वजह से डेविड को पूरी तरीके से फांसी लग जाती है। वो बहुत ज्यादा हिलने लगता है, अपनी जान बचाने के लिए झटपटाने लगता है, लेकिन उसका एक पैर डोर में फंस गया था और उसके वजन से अब वो रस्सी टूट जाती है और उसका सिर दीवार पर टकरा कर वो नीचे गिर जाता है और हमें ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर उसकी मौत हो गई है। लेकिन दोस्तों असल में वो बेहोश हो गया था। भगवान का लाख लाख शुक्र होता है कि तभी फोन की रिंग बजती है और ये कॉल उसकी पत्नी ने किया था, जिसकी आवाज सुनकर उसे होश आ जाता है। अब यहाँ पर वो बहुत ही बुरी कंडीशन में था, उसे हिला भी नहीं जा रहा था, लेकिन वो मोबाइल के पास जाकर कॉल को रिसीव करता है। उसकी पत्नी गुस्से में उसे कहती है कि हमें एक बेटी हुई है और अभी तक तुम हमें मिलने के लिए नहीं आए। मैं अपने बच्चे को लेकर पापा के घर पर जा रही हूँ, वही तुम्हें सीधा करेंगे। ऐसा कहकर वो फोन को कट कर देती है, क्योंकि उसे तो कुछ भी पता नहीं था कि डेविड के साथ क्या गुजरा है। डेविड तो आज यहाँ पर बाल बाल बच निकला था और अब दोस्तों अपनी जान बचने के लिए और सब कुछ ठीक होने के लिए डेविड मन में ही भगवान का शुक्रिया अदा करता है और इस तरह से यह कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों देखा आपने, वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, सही समय आते ही सारी चीजें अपने आप ही ठीक होने लगती है। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।